स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज फिर से स्वागत करता हूं इस नए लेक्चर में आपका, जो कि हमारा एक और जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। अभी तक हमने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक टर्म्स कर ली थी। थ्योरी तो हमने बहुत सारी देखी, क्वेश्चन कुछ किए थे कुछ नहीं किए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस ही ज्यादा रखे हैं। तो आज की इस वीडियो में है ना, मैं आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आप रेडी रहना क्वेश्चन करने के लिए। और बहुत सारी चीजें, क्योंकि लेक्चर 1 लेक्चर 2 में हम क्लियर कर चुके हैं, वही चीजें यहाँ पर यूज होने वाली है। तो बार बार उन चीजों को एक्सप्लेन करके कोई फायदा तो है नहीं, ठीक है। तो अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो एक बार जाके आप चेक कर लीजिएगा। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर है। ये वाला लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके कंपैरिजन में हो सकता है 1 घंटा टप जाए। वो वाले तो 1 घंटे से भी कम के हैं, शायद 40 45 50 मिनट ऐसे हैं, ठीक है। तो वो तो आप और भी इजीली चेक कर पाओगे, क्योंकि छोटे लेक्चर्स हैं, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। लेकिन ये वाले लेक्चर में टाइम इसलिए लग जाएगा क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा ना आज, आपने आप देख लेना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और आप सही करके आओगे। अब सही क्यों करके आओगे? क्योंकि मैं आपकी पहली प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और बच्चों, एक चीज है, देखो, जब तक कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा ना, आप वो काम नहीं करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वही प्रयास करने वाला हूं कि मैं क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन दिखाए चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें पॉज करके इस क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अगर आप 1 मिनट हमें दो और आप हट जाओ क्वेश्चन से, और हम उसको खुद 1 मिनट में सॉल्व करें, तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच होगी। तो मैंने उनका सजेशन लिया, और वही चीज मैं आप करने वाला हूं। आज की इस वीडियो में आपको वो चीज देखने को जरूर मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन जैसी शो होगा मैं आपको 1 से 1.5 मिनट दूंगा, मैं सॉल्व नहीं करूंगा। जिससे क्या है, चलती वीडियो में ही आप सॉल्व करो क्वेश्चन। क्योंकि अगर मैं ये बोल देता हूं कि क्वेश्चन रोक के सॉल्व कर लो, तो बहुत बच्चे नहीं ही करते हैं। वो क्या है कि फिर वो चल रही होती है वीडियो, तो उसमें आंसर देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम है, ठीक है, लेक्चर है हमारा, ये कोई वो शॉर्ट वीडियो नहीं है जो हम 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट की चला रहे हैं, जिसमें हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हैं। वो बेसिकली जेई के लिए है। अगर आप चाहो तो आप भी देख सकते हो अपने कुछ टॉपिक, जैसे मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम पे वीडियो बनाई, उसके 2 टॉपिक पे, जैसे बफर सॉल्यूशन है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर बनाई। इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट में से मैंने स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रीजन पे वीडियो बनाई है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने क्वांटम नंबर्स और हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम पे क्वेश्चन पे वीडियो बनाई है। तो आप भी वो चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहते हो तो, ठीक है। तो बेसिकली उसमें तो तेज भागना होता है, क्योंकि वो 15 से 20 मिनट में मुझे वीडियो बनानी होती है। बट यहां पर मेरे पास पूरा टाइम है कि मैं 1 या 2 टॉपिक को लेके उस पर अच्छे से टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूं। यहां मेरे पास ये लग्जरी जरूर है। तो वो चीज मैं करने वाला हूं। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन 100% सॉल्व कर लोगे। मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। नहीं तो मुझे ही सॉल्व करना हो तो मैं 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। लेकिन एक्सप्लेन भी तो करना है। अब क्योंकि मैं उन बच्चों को भी पढ़ा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता, और उनको भी जिनको सब कुछ आता है। तो देखो, डिफरेंस हमें नहीं रखना है। हमें बिल्कुल ये समझ के काम करना है ना, कि मुझे अगर कुछ नहीं आता है तो मैं यहाँ इस वीडियो में सीखने के लिए आया हूं। और सीखने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकालना होगा। उसको जैसे ही आपने निकाल दिया, आपका दिमाग डिटॉक्स हो गया। उसके बाद तो आपसे फिर कुछ भी करवा लो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो आपको करना क्या है, बेसिकली पहली चीज तो मैंने आपको बता दी है, कॉपी पेन लेके जरूर बैठना है। अगर आप कॉपी पेन के बिना बैठ रहे हो तो देखो, बॉस, आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो। विदाउट कॉपी पेन के बैठना मेरी नजरों में पाप है। मेरी नजरों में, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए, मेरी नजरों में। क्योंकि देखो, आप फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे? और आज की वीडियो में तो मैंने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है कि क्वेश्चंस रहेंगे, और क्वेश्चंस रहेंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले से ही तैयार हो जाओ, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये समझो कि नीट की प्रैक्टिस चल रही है आपकी, एक तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आपको फॉर्मूला रिवाइज कराया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चंस पे हम सीधे पहुंचते हैं, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ पीवी वर्क। अब पीवी वर्क क्या होता है हमारा, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है।
P इंटू डेल्टा वी, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। अब इसमें वर्क डन बाय द गैस होगा तो क्या करेंगे, वर्क डन ऑन द गैस होगा वो तब क्या करेंगे, ये आपको पता है, एक में माइनस होगा एक में प्लस होगा। वो सारी चीजें हम आगे क्वेश्चंस के थ्रू भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं पिछली वीडियोस में, इसलिए आपको पता तो रहना चाहिए, क्योंकि वर्क डन के बारे में पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाय द गैस, बाय द सिस्टम होगा तो क्या करेंगे, बाय द, और ऑन द सिस्टम होगा तो क्या करेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रेशर इंटू डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम लेते हैं, V2 माइनस V1, ठीक है, और प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लेके चलते हैं। अब प्रेशर क्या है मैं आपको वो रिवाइज करा देता हूं। प्रेशर आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, या फिर फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया। इतना ज्यादा आपको करवाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, अगर मैं किसी पिस्टन की बात करूं तो उस पिस्टन पे कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि उसको नीचे ढकेलने में तो कितना फोर्स लग रहा है वो, और उसका एरिया कितना है, उसका एरिया कितना है पिस्टन का, ठीक है। सपोज करो पिस्टन जो आपका सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का एरिया इन, और क्या लेना था मेरे को, फोर्स, हाँ तो फोर्स देख लेंगे और उसका एरिया देख लेंगे, बस उसको डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गई मैथमेटिकल टर्म, हमें उतना डीप में नहीं जाना है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास नहीं आएंगे। ये बेसिकली सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, आपको फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये वाला याद रखना है, ठीक है, जिसपे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो पीवी वर्क जो है हमारा P इंटू वी, जब हम इस टाइप से लिखने वाले हैं तो देखो प्रेशर की यूनिट होती है, जाहिर सी बात है, बार होती है, एटमॉस्फेयर होती है, आपको पता ही होगा। तो समझो अगर ये एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम हमारा लीटर में गिवन है, तो ऑब्वियसली हमारी जो यूनिट आएगी वो लीटर एटमॉस्फेयर आएगी। लेकिन आपको जो वर्क निकालना होता है ना, ज्यादातर केसेस में वो जूल में निकालना होता है। किसमें निकालना होता है, जूल में। तो अब इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है। देख लो इतना बेसिक से मैं सिखा रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताता है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके बोल देते हैं कि लीटर एटमॉस्फेयर में 101.3 मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन मैं आपको ये भी समझा रहा हूं पहले ही क्वेश्चन से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखो 1 जूल को कभी भी चेंज करेंगे अर्ग्स में, अर्ग्स में बहुत रेयर है कि कोई आएगा, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं। तो आप 10 की पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 न्यूटन मीटर को चेंज करना है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, तो आप उसको एक ही तरीके से मान सकते हो, ठीक है। मेन आती है ये वाली यूनिट कन्वर्जन, ये सारी देख लो। 1 लीटर एटमोस्फेयर होता है 101.3 जूल, या फिर 24.206 कैलोरी। कैलोरी में भी बहुत रेयर है कि आए, लेकिन अगर आ जाए, सपोज करो लीटर एटमोस्फेयर में आपका आंसर आया और उसने पूछा कैलोरी में बताओ, तो कैसे बताओगे, अरे मल्टीप्लाई कर दोगे 24.206 से, या 24.2 से भी कर दोगे, तो एक ही सेम ही बात है, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है ना। तो वो चल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको एकदम करेक्ट याद रखना है 101.3 जूल। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और देखो जब भी मैं कहता हूं ना कि ये चीजें याद कर लो, तो याद कर लो, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, वही चीज मैं आपको टाइम दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़वाता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 10 की पावर -3 टू 10 की पावर -2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द वर्क डन बाय द गैस। देखो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको ही करने को दूंगा ये वाला क्वेश्चन। देखो इसमें वॉल्यूम गिवन है V2 और V1, ठीक है। V1 था 10 की पावर -3, V2 था 10 की पावर -2, ठीक है। ये मीटर क्यूब में है, इसमें है मीटर क्यूब में। अब देखो मीटर क्यूब में और वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो यानी कि ये जो हमारा सॉल्व होके आएगा वो न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में। फोर्स इंटू फोर्स वाले से कर लेंगे ना इस टाइप से, देखो P इंटू डेल्टा वी वाले से करते हैं ना। अब प्रेशर की यूनिट किस में दी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, और इसकी मीटर क्यूब है, तो ये इससे कटेगा तो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है बिल्कुल, यहां पर V1 दिया है, V2 दिया है, और मुझे प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर भी दे दिया है, कितना गिवन है। ये वाला मैं करवा देता हूं, चलो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं करवा देता हूं। अब अगले से फिर क्या करूंगा, मैं आपको दूंगा करने के लिए, एक मैं करवा देता हूं, ठीक है, क्योंकि कम से कम पहला तो मैं करवा दूं खुद से, उसके बाद फिर मैं आपको ही दूंगा करने के लिए, 2 मिनट कम से कम मैं दूंगा, ये सॉल्व करो, मैं हट रहा हूं, ठीक है। बट ये वाला मैं करवा देता हूं। अब देखो प्रेशर एक्सटर्नल मुझे पता था, अब वर्क डन निकालना है। वर्क डन देखो, ये देख लो कि बाय द गैस है या ऑन द गैस है, तो यहाँ क्या लिखा है, वर्क डन बाय द गैस, यानी कि बाय द सिस्टम हम क्या लेते हैं केमिस्ट्री में, निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे -P इंटू डेल्टा वी। अब देखो यहां पर हो गया ये -10 raised to the power 5
डेल्टा वी मतलब क्या है, V2 माइनस वी वन। अरे इतना तो पता है ना, डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस वी वन होता है, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो डायरेक्टली लिखो, देखो 10⁻²- माइनस 10⁻³ अब देखो इसको सॉल्व कैसे करें, बच्चे कहेंगे सर पकड़ लेंगे, अरे सर ये तो हमें आता ही नहीं है, हम तो नीट वाले हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम तो वीक हैं वैसे भी कैलकुलेशन में। अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना यहाँ पे। देखो 10⁻³ को आप लिख सकते हो 10 × 10⁻², या फिर इसको लिख सकते हो 10 × 10⁻³ तो इसको चेंज करते हैं, चलो 10⁻² को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 10 × 10⁻³ यही बन जाएगा ना। देखो जैसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻² बनेगा, लेकिन ये 10⁻³ में मैंने इसलिए लिया ताकि यहाँ कॉमन आ जाए। तो अब देखो अब मेरा काम आसान हो गया, इसको मैं लिख दूंगा 10 × 10⁻³ माइनस 10⁻³ तो देखो ये 10 × 10⁻³ ये 1 × 10⁻³ तो कितना बचा 9 × 10⁻³। कितना आया 9 × 10⁻³ इसलिए मैंने ये वाला करवा दिया क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा था काम, तो मैंने करवा दिया ये। लेकिन ये भी आपको जिसको जो पढ़ने वाला होगा ना बच्चा वो कर लेगा, वो 0.001 मान के भी कर लेता है इसको, बट उससे बेटर मुझे ये वाला लगता है। अब देखो यहाँ से 10⁻³ है, यहाँ 10⁻5 है, तो कितनी बचेगी 10⁻² बचेगी, तो ये आ जाएगा -900 न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर इसको -0.9 किलो जूल में भी लिख सकते हैं, जूल में भी आ जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ तक छोड़ते हैं, -900 नैनोमीटर न्यूटन मीटर आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इजीली हो गया है, इस क्वेश्चन में तो आपको दिक्कत नहीं आई है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया है। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, -P∆V। अगर वर्क डन बाय ऑन द गैस होता तो हम पॉजिटिव लेते P∆V, यहाँ पर नेगेटिव लिया क्योंकि वर्क डन बाय द गैस था। ठीक है, बाय द सिस्टम में हम नेगेटिव लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक इजी था, पहला क्वेश्चन आसान था। अब आगे आगे जैसे जैसे आएंगे तो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर देंगे। अब देखते हैं आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल क्या था, कल हमने पढ़ लिया था, रिवर्सेबल क्या है ये भी आप जानते हो। तो आइसोथर्मल क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। और रिवर्सेबल प्रोसेस कौन सा है, जो इन्फानाइट स्लो प्रोसेस होता है, या फिर जो एक आइडियल प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। तो अब हम आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस लेने वाले हैं। तो देखो इसमें हमें वर्क डन के सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं। वैसे इसका डेरिवेशन जेई वालों को तो हम करवाते हैं, आपको इसलिए नहीं करवाते क्योंकि आप इंटीग्रेशन तो पढ़ते नहीं हो नीट में, है ना, ऑब्वियस सी बात है। इवन बहुत सारी जगह मैंने देखा है जेई मेंस में या एडवांस में भी इसके डेरिवेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसको डिफाइन करो, क्वेश्चन इसके फॉर्मूला पे ही आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं। तो उनके लिए भी ये चल जाएगा कि वो फॉर्मूला याद करके चले, खासकर केमिस्ट्री में तो चल जाएगा। हो सकता है फिजिक्स में उनके पास आ जाए ये सॉल्व करने के लिए, पर केमिस्ट्री में उतना ज्यादा हार्ड नहीं आएगा थर्मोडाइनमिक्स आपका। आपको थर्मोडाइनमिक्स हार्ड लगना ही स्टार्ट होगा थर्मोकेमिस्ट्री आने के बाद, उसके बाद आपका दिमाग घूम जाएगा, अरे ये क्या है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो ये वाले फॉर्मूला याद कर लो, रट लो अच्छे से। ठीक है, डब्ल्यू क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2.303 NRT log V फाइनल अपॉन V1। वैसे इसको हम V2 V1 भी बोल सकते हैं, अगर मैं V फाइनल को V2 बोलता हूँ, इसको V1 बोलता हूँ, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इसको V2/V1 भी बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ पर इसको P1/P2 बोल सकते हैं। तो देखो ऐसे याद करो, वॉल्यूम के केस में V2/V1, प्रेशर के केस में P1/P2 आ रहा है, बाकी पूरा सेम है। -2.303 NRT लॉग यहां तक सेम है, बस वॉल्यूम के केस में फाइनल वाला वॉल्यूम पहले ऊपर आएगा, प्रेशर के केस में इनिशियल वाला प्रेशर ऊपर आएगा। अब ये आता कैसे है, ये आता इससे है, देखो PV = NRT आपने पढ़ी है ये वाली इक्वेशन। अब देखो जैसे ही मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा तो PV = क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा 1/V हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, यहां से देखो P1/P2 जो होगा वो V2/V1 हो जाएगा। तो वही वाली चीज तो है यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर लिख दी है उल्टी करके, V2/V1 = P1/P2, वही चीज तो यहाँ लिखी है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो ये वाली इक्वेशन आती है। अरे अब तो देख लो, अब तो समझ गए। आइसोथर्मल तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी जो वर्क डन के फॉर्मूलाज है ना, आइसोथर्मल के अलावा भी आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस सब में देखेंगे, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें वीडियो से।
और छोड़ के जाने की गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने वो गलती कर दी तो आप बहुत पछताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन चेंज कर लेते हैं पहले। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं हट जाऊंगा, आपको टाइम दूंगा। 10 मोल of ideal gas expand reversibly isothermally from 1 liter to 10 liter at 100 Kelvin. The work done during the process. बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप सॉल्व करना। 10 मोल, यहाँ पर एन की वैल्यू दे दी है, चलो। आइसोथर्मली हो रहा है प्रोसेस, यानी आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगना है। ये V1 है, ये V2 है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। अब आपको पता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अरे ये वाला लगाओ ना, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। चलो फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, 2.303 आएगा ना पहले, रुको, उसको बाद में इंटू कर देंगे। ठीक है, ये वाला सॉल्व करके फिर उसको 2.303 से इंटू कर देना, बस इतना आपको करना है। ठीक है, करो जल्दी सॉल्व। आपके पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए, अब तो फॉर्मूला भी लिख दिया है। हुआ कि नहीं हुआ? अरे सॉल्व कर लो यार जल्दी से। एन की वैल्यू कितनी है? -10 है। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, गैस कांस्टेंट 8.314। टेम्परेचर की है 100, ठीक है, इनटू लॉग। अब देखो V2/V1 यानी 10/1 हो जाएगा, इंटू 2.303 को हमेशा मैं लास्ट में लिखता हूँ, ठीक है। इसको आप पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं, आपको सॉल्व करने से मतलब है। अब देखो ये कितना हो गया, 10 × 100, ये 10 की पावर 3 अलग ही रखेंगे, ये 8.314 है। अब log 10 आ गया, log 10/1 यानी log 10, और log 10 हमें पता है क्या होता है, 1 होता है। ऑब्वियस सी बात है, log 1 0, log 10 1, कंप्लीटली तो ये 1 ही हो गया, ये तो पूरा का पूरा, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं। तो मेरे पास क्या क्या आया, 2.303। अब इसको जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये कुछ 19.1 कुछ आएगा, कितना आएगा, 19.1 आएगा, और इनटू में कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा निगेटिव साइन लगाना भूलो है, चलो कोई नहीं, 19 पॉइंट समथिंग 10 की पावर 3 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है अभी के अभी। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं चेक कर लेता। रुको मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ इसको जरा, रुको, कैलकुलेटर से करके देखते हैं फोन में। ये हो जाएगा कितना, 8.314 इंटू 2.303, 19.14। हाँ ये ठीक है, 19.14 आ रहा है, ये चेक कर लो, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला काम रहेगा, तो मैं ये भी कहूंगा बच्चों को, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप कैलकुलेटर साथ में लेके बैठ सकते हो, इस चैप्टर के लिए केवल, हर चैप्टर के लिए नहीं बोलूंगा ये वाला, क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो है ना वो बहुत सारे हैं, और इसकी कैलकुलेशन हार्ड इसलिए हो जाती है क्योंकि लॉग आ जाता है। अभी तो ये log 10 ईजी वाला था। अब अगर आपका कई बार केसेस में क्या होगा कि लॉगरिथम में ही बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, सपोज करो पॉइंट्स में पहुंच गया, फिर वो नेगेटिव वैल्यू लेनी होगी, 1/, में करके करना होगा, तो उसमें क्या है कि आप बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाओगे। अब आप पूछोगे सर फिर तो नीट में भी कैलकुलेटर लेके जाएंगे, अरे नहीं, देखो नीट में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, बहुत बड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आएगा तो वो छोड़ के आना है, सिंपल सी बात है, वो नहीं होगा, वो और दूसरे सब्जेक्ट दूसरे क्वेश्चन का भी टाइम खाएगा। 2 मिनट का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, और अगर आ गया तो वो छोड़ना है, प्रॉपर बात है, सीधी सी बात है कि उतना टाइम नहीं होगा, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो उतना टाइम थोड़ी है अपने पास कि हम 1.5 मिनट खर्च कर दें, 2 मिनट खर्च कर दें। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, इसमें सिर्फ ये वाला चीज देखनी थी, और यहाँ भी मुझे पता था 19 पॉइंट समथिंग आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था, लेकिन यहाँ एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी वो हमें चेक करना था। तो उसके लिए आप
थोड़ा सा रख सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ना, तो उसमें आप ये इनटू करके थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से भी बता पाओगे कि हाँ भाई ये 19 पॉइंट समथिंग ये वाला आ रहा है, ये मैच कर रहा है, इसको लगा देते हैं, उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैंने क्या कहा था आज की इस वीडियो में, ये वाला तो और भी बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। ये हमेशा याद रखो, जब भी आपको आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली बोले या आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बोले, तभी आपको ये फॉर्मुलाज यूज करने हैं। ऐसा ना हो कि आइसोथर्मल इरिवर्सिबल बोल दे और आप ये फॉर्मूला लगा के आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। An initial pressure of 5 bar to a final pressure of 1 bar at 298 Kelvin। देखो क्या क्या वैल्यूज दिए, मैं वो लिख देता हूं ताकि आप सॉल्व कर पाओ। जैसे प्रेशर आपको दिया है 5, डायरेक्ट लिख देता हूं, P2 दिया है अभी 1, और टेम्परेचर दिया है 298 केल्विन। ठीक है, यानी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्क डन निकालना है, और मोल्स भी तो गिवन है 2 मोल्स। इसके अलावा आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क डन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है -2.303 nRT लॉग। अब प्रेशर के केस में उल्टा होता था, वहां हम V2/V1 बोलते थे, यहां पर हम बोलेंगे P1/P2। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो। ये फॉर्मुलाज मैंने आपको करवा दिए, रटवा दिए। यहां पर देख लो, -2.303 nRT लॉग P1/P2, तो वही लिखा है ना। अब जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, 1 मिनट है आपके पास। सेवन 875 हुआ कि नहीं हुआ? अरे अब तक हो जाना चाहिए था। देखो सिंपल, ये तो ऐसे ही रहेगा। एन की वैल्यू कितनी थी मैंने सब बता रखा है, 2। इसकी वैल्यू कितनी है? 8.314। इसकी वैल्यू कितनी है? टेम्परेचर की 298। और लॉग P1/P2, देखो P1 की वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये लॉग P5 हो गया। और लॉग 5 की वैल्यू भी क्या होती है? 0.69 होती है, आपको पता ही होगा। लॉग की 1 से 10 तक वैल्यूज याद करने के लिए मैंने कही थी, आपने याद नहीं की? अरे एक फॉर्मूला भी होता है, देखो log 10/2 लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे? log 10/2। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और log की प्रॉपर्टी क्या होती है? log m/n हो जाता है log m माइनस log n। तो log 10 माइनस log 2। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है। तो इसमें से माइनस करोगे तो भी हमें मिल जाएगा 0.69 कुछ। हम 0.69 इसलिए इसकी वैल्यू मान के चलते हैं। और वैसे भी आपको log 1 से log 10 की वैल्यूज याद रहनी चाहिए। रहनी क्यों चाहिए? क्योंकि देखो ये यूज होगा। अब इसी चैप्टर में ही यूज नहीं हो रहे हैं, ये आगे भी जाओगे ना आप 12th में, वहां आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहां पर आपको लॉग्स की वैल्यू बहुत यूज होगी। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे, उसमें भी यूज होगी। तो थोड़ा सा आप याद करके चलो। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 × 8.314, ये 298.69। यहाँ पर फिर से मुझे लगता है कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर मैं खुद से सॉल्व करूंगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो करके देखता हूँ एक बार। ये हो गया 4.66, ये हो गया इतना डेट, फिर उसका वो कर देंगे पॉइंट्स में आ रहा है कुछ 7875। एक मिनट, कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि ये सही भी निकाला है कि नहीं। अप्रोक्सीमेट अपना इतना ही आ रहा है, 7874 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो हम 7875 जूल तक मान सकते हैं, पॉइंट में उतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। यहाँ 7874 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7875 हम मान सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्टली सॉल्व किया है ना, हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी यूज किया है। ठीक है,
तो अगर हम उसकी वैल्यू पूरी वैसे यूज करते तो हमारा वैसा मिल जाता। बट इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतना भी चलेगा, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें ये चीज लेके चलनी है ना कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन वीक है वो चल जाएगी, हम अप्रोक्सीमेट करके भी आंसर निकाल सकते थे। अब ऑप्शन अगर 4 दिए होंगे ना अगर आपको नीट में, तो ये नहीं होगा कि सारे की 7874.1 होगा, एक 7874.3 होगा, इतना भी नहीं होगा। अप्रोक्सीमेशन का मतलब यह है एक ऑप्शन 7875 का है तो एक ऑप्शन 787T तक हो सकता है, 7880 तक हो सकता है, तो उतना आपको 4-5 नंबर का अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इस चैप्टर में कैलकुलेशन रहने वाली है, इसीलिए शायद थोड़ा सा नीट के जो बच्चे हैं वो इस चैप्टर को छोड़ना प्रेफर करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक होती है, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखो ऑब्वियस सी बात है, आपने मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट चूज नहीं किया ना, आपने इसीलिए नहीं चूज किया क्योंकि शायद आपको पढ़ना भी नहीं था। ऑब्वियस सी बात थी कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो आपने मैथ्स छोड़ा, है ना। तो मैं वो चीज समझता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इजी वे में भी कर सकते हो। इजी वे में कैसे कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन से कुछ वैल्यूज आप याद कर सकते हो, जैसे कि log 1 से log 10 की वैल्यूज याद कर लो, जैसे कि 8.314 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आ रहा है। टेम्परेचर मैक्सिमम केस में 298 केल्विन लेके चलते हैं, तो अगर 298 इंटू 8.314 इंटू 2.303 की वैल्यूज आप याद कर लो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि अगर मैं इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, फिर सिर्फ आपको एन और लॉग वाली वैल्यू पे ध्यान देना है। तो वो चीज आप कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन हाँ वो फिर याद करने वाली चीज ये है कि अगर आप भूल गए तो बेटर ये है कि कैलकुलेशन ही करो, प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन बेटर हो जाएगी, ये बात तो है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये है हमारा आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है और आइसोबारिक प्रोसेस क्या है, देखो सिंपल सी चीज है। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जहां पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो, यानी कि डेल्टा वी जीरो हो, और आइसोबारिक प्रोसेस है जहां पर हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि डेल्टा पी जीरो हो, ठीक। तो वहां पर आइसोथर्मल में हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, यानी टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। यहाँ पर आइसोकोरिक में वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, आइसोबारिक में प्रेशर में चेंज नहीं होगा। अब आपको एक खास बात बताऊं, आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क डन सबसे इजी है याद करना, क्यों, क्योंकि ये जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी डेल्टा वी या पी डेल्टा वी। अगर मैं डेल्टा वी जीरो कर दूंगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा ना। अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया याद करना, यानी कि आइसोकोरिक का कोई भी क्वेश्चन आए आपको पता है कि उसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। डेल्टा वी जीरो है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन भी जीरो है, सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं, सीधी बात, विदाउट बकवास। आपने कहा यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसका तो आंसर भी पता चल गया, डब्ल्यू इक्वल जीरो, खत्म। जहां पर दिखा आइसोकोरिक प्रोसेस वहां पे समझ आ गया कि वर्क डन क्या है, जीरो, क्या है, जीरो। अब नेक्स्ट आ जाता है मेरा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा ना उसमें हमें पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट रख देना है, हमारा पी डेल्टा वी का फॉर्मूला मैंने बताया ना, तो उसमें हमें पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट रखना है। यानी अभी तक जो हम पी डेल्टा वी पढ़ रहे थे वो आइसोबारिक के लिए पढ़ रहे थे, फिर जो सबसे पहला फॉर्मूला था। अब आपको क्लियर हो गई होगी ये चीजें, मैं वहां भी बता सकता था, लेकिन यहां पर जब मैंने दोनों चीजें एक साथ दिखाई और आइसोथर्मल पहले समझा दिया, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज, ठीक है। तो जनरली हम ज्यादातर पी डेल्टा वी वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं डब्ल्यू का, लेकिन अगर आइसोथर्मल है तो फिर हमें वो वाले दो फॉर्मूला यूज करने हैं, कौन से, -2.303 एन आर टी लॉग V2/V1 या P1/P2, ठीक। और अगर आइसोकोरिक है तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। आइसोबारिक के केस में वही जो हमारा पुराना फॉर्मूला है, कौन सा, W इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। और ये यूज होते हैं किसके लिए, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए, किसके लिए, रिवर्सेबल के लिए। अभी आगे मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बताऊंगा। हाँ आइसोकोरिक में इरिवर्सिबल भी आई थिंक जीरो ही रहेगा, हाँ सही है, इरिवर्सिबल भी यही रहेगा, तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आइसोबारिक के प्रोसेस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, आइसोथर्मल के केस में भी आप अलग देखोगे,
तो ये बात है आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लिया ना तो लाइव जिंगल वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, a gas expands in volume from 2 liter to 5 liter against a pressure of 1 atmosphere at constant temperature. The work done by the gas will be, work done by the gas पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे से, work done by the gas। और एक चीज जो मुझे क्लियर क्लिक करी वो ये था कि प्रेशर जो है हमारा 1 एटमोस्फेयर का वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, किस पे है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अब आप बोलोगे कि सर इस वाले फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, अरे ध्यान से देखो, वर्क डन निकालना है, गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, प्रेशर भी कांस्टेंट है। जल्दी से करो, आपको पता है इसमें करना क्या है, ये वाला आप ही करोगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पर आपको करना क्या था, वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगाना था, और ये मेरा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ठीक है। और V2 V1 देखो यहाँ से, ये V2 है, ये V1 है, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पे गया, यानी V1 से V2 पे गया ना, ये हो जाएगा -1 इंटू 5 - 2 यानी कि -3 लीटर एटमोस्फेयर। कितने में आया, लीटर एटमोस्फेयर, क्योंकि इसकी यूनिट लीटर थी और उसकी एटमोस्फेयर थी। तो अभी हमारा प्रॉपर वर्क डन नहीं निकला है, क्योंकि मुझे अगर ये जूल में पूछा होता तो कैसे करता। अब आपको पता है 1 लीटर एटमोस्फेयर में कितना जूल होता है, 101.3 जूल होता है। तो यहाँ से देखो वर्क डन कितना हो गया, -3 इंटू 101.3, कितना आ गया, -303.9 जूल। क्लियर, जरा देख लो जल्दी से, ये तो बहुत ही इजी था, ये तो 1 मिनट से भी पहले हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आते हैं जो प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो देखो नुकसान किसका है, फिर नुकसान आपका ही है, ऑब्वियस सी बात है। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर थी, हमें ये पता था कि एक्सटर्नल प्रेशर हमें पता है, हमें ये पता था वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। तो अगर कई बार ना आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप वैल्यू से भी पता लगा सकते हो कि देखो V1 V2 गिवन है, मुझे प्रेशर गिवन है, तो यानी P डेल्टा V ही लग रहा होगा। तो ऐसे भी आप इंट्यूशन से भी बता सकते हो। और वर्क डन बाय द गैस है तो W क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो ये वाली चीज आप बता सकते हो। और जैसे इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है, तो यानी -nRT -2.303 nRT लॉग V2/V1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये भी आप पता कर सकते हो। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर गिवन ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो चीज गिवन है उसके बेसिस पे भी आप निकाल सकते हो, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अगर कभी आप भूल जाओ ना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, तो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या वैल्यूज दी है उसको पढ़ो, उससे भी आपको बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है। लेकिन वही चीज आ जाती है फिर, उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप ये बता ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो प्रैक्टिस तो आपको चाहिए बॉस, बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज को कर ही नहीं सकते, गारंटी से ये वाली बात बता रहा हूं। तो बताओ जल्दी, क्लियर हुआ, कुछ दिमाग में घुसा, घुसा कि नहीं घुसा। अरे यार, इतना सिंपल वे में तो कोई भी नहीं समझा सकता, ये तो गारंटेड है कि इतना आसानी से थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको एक बार में समझ आ जाए, ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी बच्चा अगर थर्मोडायनेमिक्स पहली बार पढ़ता है, मैंने ये चीज देखी है, उसको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ आता है, उसके शायद सर के ऊपर से चला जाएगा।
लेकिन जब वो दूसरी बार तीसरी बार उसको पढ़ना स्टार्ट करता है, तब उसको थोड़ा 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 समझ में आना शुरू होता है। जैसे एक चैप्टर है जो इससे भी डिफिकल्ट है, आई थिंक आयनिक इक्विलिब्रियम। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या है कि उसके क्वेश्चंस पल्ले ही नहीं पड़ते बच्चों के, है ना। थ्योरी वो याद कर सकते हैं, फॉर्मूलास वो याद कर सकते हैं, पर वो क्वेश्चन ही ऐसे घुमा के देगा कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। अब उसमें क्या है, उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए, और इसमें जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट है। इसकी थ्योरी समझना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें प्रोसेस भी थोड़े बहुत ही है, थ्योरी इसकी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, प्रोसेस इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, कई बार बहुत बच्चों के लिए हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि हर बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, हर बच्चे के लिए थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम बेस्ट चैप्टर नहीं होते हैं, ये भी मैं खुद ही क्लियर बोल रहा हूं। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ लो, अगर आप इसकी थ्योरी को, इसके कॉन्सेप्ट्स को और इसके क्वेश्चंस को इजी वे में समझने की कोशिश करो, तो आपके लिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात है भी नहीं। हैबिट बना लो यार कि मतलब एक दिन में 10 फॉर्मूला रिवाइज करने हैं। अगर आपने ये हैबिट बना ली ना कि एक दिन में 10 फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आप अनस्टॉपेबल बन चुके हो, आप 10 लोगों से बेहतर हो चुके हो उस केस में, क्योंकि 10 लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो तो आप आगे हो। और नीट की तैयारी करना, जेई की तैयारी करना इतना आसान भी नहीं है। मैंने खुद जेई क्लियर किया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपने टाइम में 10 से 12 घंटे पढ़ता था, पढ़ता ही पढ़ता था, कुछ भी हो जाए 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ये तो मेरा रूल होता था कि मैं 10-12 घंटे पढ़ूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जितना मैंने मेहनत की उसका मुझे फल भी मिला। जेई क्लियर हुआ ना, मेरा जेई मीन्स क्लियर हुआ। एडवांस ठीक है, उतना अच्छे मार्क्स नहीं आया, बट क्लियर तो था ही। लेकिन स्टिल मुझे लगता है मैंने जो मेहनत की उसका मुझे फल जेई मीन्स में मिला। आपको भी मिलेगा, 100% मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आप सही हो तो आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, कितना भी हार्ड पेपर आ जाए आपसे हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान पेपर आएगा तो आप टॉप कर जाओगे, मुश्किल पेपर आएगा तो आप ये कर दोगे वो कर दोगे, नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, पेपर कैसा भी आए आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस दुनिया में, कोई भी नहीं। ठीक है, चलो, ज्ञान बहुत हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है? अरे एडियाबेटिक प्रोसेस तो वो होता है ना जिसमें नेट हीट चेंज जीरो हो जाती है, हाँ, Q इक्वल जीरो वाला, जहां पर कोई भी हीट ना अंदर आएगी और ना ही बाहर जाएगी, उसको हम बोलते थे एडियाबेटिक प्रोसेस। जहां पर हमारा Q क्या हो जाता था, हीट क्या हो जाता था, जीरो। तो देखो, हीट कैन नीदर एंटर नॉर लीव द सिस्टम, ये तो हम पढ़ चुके हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह सब कुछ पहले ही। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ क्या होता था, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अरे ये तो सबको पता है ना। एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जब ये क्यू जीरो हो जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा, या वर्क डन क्या निकल जाएगा, डेल्टा यू के बराबर। अब इसमें भी एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यू निकालने के लिए मुझे डेल्टा यू निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लिखते हैं एनसीवी डेल्टा टी। क्या लिखते हैं, एनसीवी डेल्टा टी। अब उससे पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा ये सीवी क्या है। आपने अभी तक सी पढ़ा है, सीएम पढ़ा है, सीएस पढ़ा है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ ली आपने, हीट कैपेसिटी पढ़ ली, और आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ ली। पर ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, सीपी सीवी, अभी तक आपने नहीं देखी है, तो वो मैं आपको अब दिखाऊंगा। अब वो समय आ चुका है, उससे पहले मुझे सीपी सीवी को समझाना पड़ेगा इसका वर्क डन निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो उसको समझाने से पहले मुझे आपको क्लियर करवानी होगी। जैसे अगर वर्क डन नेगेटिव है तो डेल्टा यू भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो भी हम वो वाले कंडीशन बोल सकते हैं, या फिर सिंपली अगर मैं बोलूं तो देखो, अगर डब्ल्यू निगेटिव है डेल्टा यू निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा यू के बराबर आ रहा है। ये निगेटिव तो ये निगेटिव, ऑब्वियस सी बात है ना। और डेल्टा यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर पे, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू अगर टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और डेल्टा यू अगर यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि नेट चेंज ऑफ टेम्परेचर निगेटिव आ गया। इसका मतलब, क्योंकि डेल्टा यू किस पे डिपेंड कर रहा था, टेम्परेचर पे, डेल्टा टी पे एक तरीके से। तो अगर ये निगेटिव है तो ये डिक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर, ऐसे मान के चलो। तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी।
नेक्स्ट देखो, अगर W पॉजिटिव है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और क्योंकि टेम्परेचर डेल्टा U पे डिपेंडेंट है, तो यानी कि अगर ये पॉजिटिव आ गया तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये इंक्रीज हो गया, इसका मतलब वर्क डन। क्योंकि अगर टेम्परेचर में चेंज अगर पॉजिटिव है, दैट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर बड़ा होगा, तभी तो फाइनल वाला बड़ा होगा। क्योंकि डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया है, तो यानी कि हमारा डेल्टा टी पॉजिटिव ही आ रहा होगा 101%। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम विच इज स्टोर्ड एज द इंटरनल एनर्जी, यानी हीटिंग हुई है। टेम्परेचर बढ़ा यानी हीटिंग हुई है, टेम्परेचर कम हुआ यानी कूलिंग हुई है। पिछले केस में हमने यही देखा था ना, जब टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, सपोज करो हमारा इनिशियल टेम्परेचर था 35 डिग्री और वो थोड़ा सा घट के 25 डिग्री पे आ गया, तो यानी कूलिंग हुई ना, 10 डिग्री कम हुआ यानी कूल हो गया, सिंपल सी बात है। अरे यहाँ देखो, मैं यहाँ खड़ा हूं, ठीक है, बाहर का एटमोस्फेयर का टेम्परेचर चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, गर्मी हो रही है, मैंने एसी ऑन किया, टेम्परेचर कर दिया 18 डिग्री, तो कूलिंग मुझे मिल रही है, यानी कि क्या हुआ, टेम्परेचर 12 डिग्री कम हुआ है। अब अगर इसका जस्ट उल्टा केस लूं, जस्ट इसका उल्टा केस लूं, अगर सपोज करो सर्दी हो रही है, अब सर्दियों के दिन चल भी रहे हैं, सर्दी हो रही है बहुत ज्यादा, और मैंने देखा कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर हो गया है 5 डिग्री या फिर 10 डिग्री, इतना होता ही है सर्दियों में, और हमारे यहाँ तो बहुत ठंड होती है, 5 डिग्री 10 डिग्री तो कुछ नहीं है, इससे भी नीचे चला जाता है। तो मैं कुड़कुड़ ठंड कर रहा हूँ, एकदम कुड़कुड़ आ रहा हूँ, तो मुझे क्या लगा, यार हीटर ऑन कर देते हैं। तो वो जो हीटर होता है ना, जिससे टेम्परेचर 15-20 डिग्री तक चला जाता है सर्दियों में भी, तो मैंने वो ऑन किया। तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर 10-12 डिग्री बढ़ाया, मुझे थोड़ी सी हीटिंग महसूस हुई, मुझे थोड़ी सी हीटिंग महसूस हुई, और जैसी मुझे थोड़ी सी हीटिंग महसूस हुई, मेरे शरीर में गर्मी आई, या समझो उससे भी आसान तरीका, मैंने एक अंगीठी ली। अंगीठी पता है ना, जो जलाते हैं, जिसमें से हम हाथ सेकते हैं, जिसमें हम चाय वाय भी बना लेते हैं, चूल्हे का दूसरा भाई है ना। चूल्हा तो अब पुराना हो गया, आजकल तो अंगीठियां आ रही हैं, और अंगीठी भी इलेक्ट्रिक वाली आ गई है अब। तो मैंने इलेक्ट्रिक अंगीठी जलाई और उस पर हाथ सेकना शुरू कर दिया। थोड़ी सी देर में मेरे को क्या हुआ, गर्मी महसूस हुई, हीटिंग महसूस हुई। तो ये कब हो रहा है, ये उस केस में हो रहा है जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं। जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, मुझे क्या मिल रही है, हीटिंग मिल रही है, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, मुझे कूलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब कुछ चीजें हमें याद करके चलनी है सीपी सीवी में। मैंने आपको सीपी बताया था, ये क्या होता है, हमारा हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस इतना याद रखो, जहां सीपी मिले यानी कांस्टेंट प्रेशर पे है, जहां सीवी मिले यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ऐसे आप बहुत इजीली याद कर लोगे, ज्यादा ध्यान नहीं देना। और इसको लिखने के लिए नहीं आएगा, इसकी सिर्फ फॉर्मुलाज याद करने हैं। 100% फॉर्मुला से ही क्वेश्चन आने वाला है, और जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो देखो, दो फॉर्मूला मैं आपको याद करवाऊंगा। पहला है सीपी माइनस सीवी होता है आर, ये फॉर्मूला याद कर लो एकदम। और दूसरा याद करो पॉइजन्स रेशियो, ये वैसे मेयर्स रिलेशन होता है, अगर कभी पूछे मेयर्स का रिलेशन तो फिर आप लिख सकते हो। ये हमारा पॉइजन्स रेशियो है, यानी कि गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी, ये भी आपको याद करके चलना है। तो मैंने आपको ये जो दो फॉर्मूलाज बता दिए ना, ये दो फॉर्मूला से ही हम और भी 3-4 फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे आगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं साथ में। तो अब देखो, अगर सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर है और गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीवी है, तो यहां पर मैं फिर से लिखता हूं, ये हो गया मेरा सीपी अपॉन सीवी, और सीपी माइनस सीवी है मेरा आर। तो देखो, अब यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, सीपी को यहां इंटू कर दूं तो ये हो जाएगा गामा इंटू सीवी, ऐसे लिख सकता हूं, गामा इंटू सीवी लिख सकता हूं ना। अब यही वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा गामा इंटू सीवी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। अब देखो, यहां से मैं सीवी कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर, या फिर सीवी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन गामा माइनस वन। तो यहां से देखो, मैंने सीवी की वैल्यू पुट करके निकाल दी है। कैसे निकाली, पॉइजन्स रेशियो से। पॉइजन्स रेशियो से मैंने सीपी को लिखा गामा इंटू सीवी, और सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर मेयर्स रिलेशन। तो जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू इसमें पुट की, तो ये हो गया गामा इंटू सीवी माइनस सीवी इक्वल्स आर, और ये हो जाएगा सीवी कॉमन लेके गामा माइनस वन इक्वल्स टू आर, और सीवी हो गया मेरा आर अपॉन गामा माइनस वन। मजा आ गया। एक और रिलेशन बनेगा, सीपी के लिए भी निकाल सकते हैं हम, सीवी के लिए ही थोड़ी, सीपी के लिए भी निकाल दो, क्योंकि सीपी माइनस सीवी आर है। अगर मैं सपोज करो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या होगा, देखो सीपी की वैल्यू रख दो आर अपॉन गामा माइनस वन माइनस सीवी इक्वल्स टू आर।
सीवी को उधर ले जाओ, आर को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आर कॉमन लेते ही 1 अपॉन गामा -1 इक्वल्स टू सीवी। ठीक है, एक सेकेंड, मैं ये क्या कर रहा हूँ, रुको रुको, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है। हाँ, अभी इसको सही करते हैं। सीवी की वैल्यू रखनी थी ना, हाँ, तो सीपी माइनस आर अपॉन गामा -1 इक्वल्स टू आर। अब ठीक है, हाँ अब ठीक आया ना, क्योंकि सीवी की वैल्यू पुट करी है मैंने। तो इसको उधर भेज दो, तो सीपी आ जाएगा आर कॉमन 1 अपॉन गामा -1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आर कॉमन गामा -1 एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस गामा -1, तो गामा आ जाएगा गामा अपॉन गामा -1, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी मेरी डायरेक्टली आर इंटू गामा अपॉन गामा -1 या आर गामा अपॉन गामा -1। तो दोनों की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इसको आप एक बार चेक करो। और मैं आपको बताऊं, सीपी और सीवी की वैल्यूज आप याद रख सकते हो। मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या है, डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगी। अगर आपने मोनो और डाई के लिए याद कर ली, उससे भी आपका याद हो जाएगा सारा कुछ। वैसे पॉली एटॉमिक में भी दो केस आएंगे, लीनियर और नॉन लीनियर वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम याद करके चलनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ये आप याद करके चलो, मोनो एटॉमिक के लिए आपको सीवी 3/2 आर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप चेंज करते रहो। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्योंकि 3 होती है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ टेबल, ऐसे नहीं समझ आएगी। हाँ, ये आ गई। तो देखो, एट नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्लूड्स ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल फ्रीडम ओनली। ठीक है, तो हमारा जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उस पे हम देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी बेसिकली होती है तीन चीजों से। कौन कौन सी होती है, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ये तीनों एनर्जीज को जब हम देखते हैं तो उससे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। लेकिन वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इग्नोर करते हैं, जनरली इग्नोर करके चलते हैं और सिर्फ देखते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फ्रीडम को। तो आपको सिर्फ उस पर देखना है। तो अगर मैं इसकी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फ्रीडम देखूं किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो वो होती है 3। ये एफ मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, याद करके चलो। तो पहले मैं मोनो एटॉमिक का केस बताता हूं जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। आप याद भी कर सकते हो इस टेबल को, बहुत बड़ी टेबल नहीं है, वैसे भी आप नीट वाले हो, आप तो याद करने में एक्सपर्ट हो, आपकी तो एक्सपर्टीज है याद करने में, तो आपके लिए कोई बहुत मुश्किल काम होने ही नहीं वाला है। मैं गारंटी से कह रहा हूं आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। अब देखो करना क्या है आपको, सिंपल सा काम बताऊं, सीवी का फॉर्मूला होता है F/2R। क्या होता है, F/2R सबके लिए। ये सिर्फ इसके लिए नहीं है मोनो एटॉमिक के लिए, ये डाई एटॉमिक हो जाए या पॉली एटॉमिक, लीनियर नॉन लीनियर कुछ भी हो, सबके लिए यही रहेगा। तो आपको क्या करना है, F/2R करना है बस। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, तो यहाँ रखो 3/2R आ गया। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। अरे क्लियर है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो ये आ गया मेरा 3/2R। अब जब मैं सीपी निकालूंगा तो क्या होगा, ये एम कुछ नहीं है, सीपी बस सीपी है मेन, सीपी। तो सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद कर लो। देखो सीवी को लिखते हैं F/2R और सीपी को लिखेंगे, क्योंकि सीपी क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। आपको पता ही होगा सीपी माइनस सीवी आर होता है मेयर्स रिलेशन से। तो यहां से सीपी को मैं सीवी प्लस आर लिख सकता हूं, और सीवी कितना था, F/2R था। कितना था, F/2R। तो F/2R प्लस आर कितना हो जाएगा, 5/2R हो जाएगा। सिंपल सी बात है। लेकिन 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 अभी जरा सा रुक जाओ, यहां पर हम F+2/R लिखते हैं। क्या लिखते हैं, F+2/R। ये तो मैंने उस वाले केस में बता दिया था। यहां पर आप ये लिखोगे ना, F+2 × R/2। ठीक है, तो यहां वाले केस से आप देख के चल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला हो गया F+2/2 × R। सिंपल। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पर 3/R/2 आया था, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, इसमें R ऐड कर दो। जैसे ही आप इसमें 3/2R में R ऐड करोगे, जैसे मैंने बताया था ना 5/2R आ गया, तो इसके केस में तो 5/2R आ गया। लेकिन दूसरे के केस में भी आप निकाल सकते हो, जो भी ये वैल्यू आती जाए उसमें R ऐड करते रहो, आपका सीपी निकल जाएगा। सिंपली आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सीवी की वैल्यू सबके लिए याद कर लो। सीपी निकालने के लिए क्या करना है, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर है, सीपी सीवी प्लस आर है, तो बस इसमें R ऐड करते चलो। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया एक। अब लास्ट में जब गामा फाइनल निकालेंगे तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सीपी अपॉन सीवी करना है। क्यों, पॉइजन रेशियो क्या कहता था, पॉइजन रेशियो कहता था सीपी अपॉन सीवी।
तो मुझे क्या करना है, F+2/F करना है, या फिर सिंपली CP/CV करना है, ऐसे समझ लो। ये वाला ज्यादा आसान है, CP/CV से कर लो, ठीक है ना। इस साइड का कुछ मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। अब देखो ध्यान से, करना क्या होगा, यहां तक ये चीज समझ आ गई। अब देखो, CP/CV करेंगे यानी कि इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होएगा, 5/3 आ जाएगा, सिंपल। तो ये पहली लाइन मैंने मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्लियर कर दी। अब अगले वाले तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। देखो डाई एटॉमिक के लिए क्या करेंगे, डाई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है 5, बस याद कर लो। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम याद कर लोगे ना, आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 5, और वो क्या हो जाएगा फिर F/2R हो जाएगा CV, यानी 5/2R। और ये 5R/2 हो गया, इसमें R ऐड कर दो, इसमें R ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा, यानी कितना हो गया, 5+2 7/2R, ठीक है। और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7/5 आएगा, सिंपल सी बात है। इससे इसको डिवाइड कर दो, 5R 7R/2 डिवाइडेड बाय 5R/2, तो 7/5 ही आ रहा है ना। लीनियर पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक में देखो दो केस आएंगे, एक आएगा लीनियर और दूसरा होगा नॉन लीनियर। आपको दोनों केस को बिल्कुल अच्छे से समझते चलना है, बिल्कुल अच्छे से। जैसे पॉली एटॉमिक लीनियर के केस में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5R/2 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसमें R ऐड करूंगा, ये कितना हो जाएगा, 7R/2 हो जाएगा। और इससे इसको डिवाइड मारूंगा तो 7/5 आएगा, क्या आएगा, 7/5 आएगा, ठीक है। ऐसी नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होगी। तो यहां पर देखो CV आ जाएगा 6R/2, या फिर 3R भी इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3R। और CP क्या हो जाएगा, 3R+R 4R हो जाएगा। और 4/3 हो जाएगा, ये यहां से भी 4/3 ही आ रहा है, क्योंकि इससे इसको डिवाइड मारना है ना, तो 4/3 हो जाएगा, सिंपल। अरे बोलो, समझ आ रहा है क्या। अब जल्दी से इस टेबल को देखो और याद करो, पूरी याद नहीं करनी है आपको, सिर्फ पहली लाइन अगर आप याद कर लोगे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली, ये वाली अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी वो मैंने समझा दी, एक बार 2 मिनट है आपके पास, इसको देख लो अच्छे से। अरे जल्दी देख लो यार, ठीक है। थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट मुझे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करवाना था आपको, जल्दी से वो दिखा देता हूँ। वैसे इसमें से क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता अपनी तरफ से। जैसे ln T2/T1 की वैल्यू होती है ln V2/V1 की पावर 1 - गामा। ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं। और ये जो है R/CV, ये सिर्फ R/CV है, ये गामा-1 होता है, हमें पता है। क्यों, क्योंकि CV की वैल्यू क्या होती है, R/गामा-1 होती है। ये तो अभी मैंने आपको बताई थी ना, पॉइजन रेशियो और मेयर्स रिलेशन से निकाल के। तो यहाँ से मैं R/CV को ये भी लिख सकता हूँ ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो गामा-1 आ गया। यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, R/CV+1 हो जाएगी, ठीक है। तो कई केसेस में जो है ना, हम गामा निकालेंगे। जैसे मोनो एटॉमिक के केस में गामा क्या हो जाएगा, CP/CV होता है ना हमेशा। सपोज करो मोनो एटॉमिक के लिए ये तो आता था 5/2R, और ये आता था 3/2R, तो यहाँ पर 5/3 आएगा। और ऐसी अगर मैं डाई एटॉमिक के केस में लूँ CP/CV, तो इसके केस में ये 7/2R होता था, और ये 5/2R होता था। 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, ये 7/5 या फिर 1.414 होगा, 1.4 मान लो, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हमें मान के चलने हैं। अब गामा की वैल्यू के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज याद करके चलने हैं। जैसे T2/T1 होता है V1/V2 की पावर गामा-1। इसका पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से डेरिवेशन है, उस पे क्वेश्चंस कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, आज तक आए भी नहीं है मुझे लगता है। नीट में तो वैसे ही नहीं आएगा, नीट में तो वैसे भी डेरिवेशन लिखने के लिए थोड़ी आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये वाली जो इसकी डेरिवेशन है, वो याद ना करते हुए आप ये 3 फॉर्मूलाज याद कर लो, ये 3 फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है। ln T2/T1 होता है हमारा ln V2/V1, और उसकी पावर 1 - गामा। ln T2/T1 को V1/V2 भी लिख सकते हो आप,
उसकी पावर गामा माइनस वन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसको इंटरचेंज कर दिया ना। जैसे ही देखो मैंने इसको इंटरचेंज किया, V2 अपॉन V1 को V1 अपॉन V2 किया, तो पावर में माइनस आता, और पावर में माइनस आता तो बाहर माइनस वन माइनस गामा लिखते, माइनस इधर अंदर जाता तो गामा माइनस वन हो जाता। बस यही किया है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला तो सेम ही है, बस पावर चेंज किया है ना। ये वाला फॉर्मूला याद कर लो या ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, एक ही बात है। चाहे आप वन माइनस गामा लोगे तो V2 अपॉन V1 आएगा, और V1 अपॉन V2 आया तो गामा माइनस वन लेनी है पावर, बस ऐसे याद करके चलो। और देखो T2 अपॉन T1 जब हम लॉग हटाएंगे दोनों तरफ से तो कितना बचेगा? T2 अपॉन T1 आ जाएगा V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। मेन फॉर्मूला आपका ये वाला है। कौन सा वाला है? ये वाला फॉर्मूला आपको याद करके चलना है कि T2 अपॉन T1 इक्वल्स V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, नीचे वाला सबसे। एक और क्वेश्चन आ जाता है। अब रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां पर देखा ना एक फॉर्मूला, कौन सा वाला? ये वाला T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। तो ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, देखो T2 अपॉन T1 इक्वल्स V1 की पावर गामा माइनस वन अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से यही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? T2 V2 गामा माइनस वन इक्वल्स T1 V1 गामा माइनस वन। ये आ जाएगा? जल्दी बताओ। ठीक है ना? ये चीज आ जाएगी ना? तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, T2 V2 की पावर गामा माइनस वन, T1 V1 की पावर गामा माइनस वन। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, आप बेसिकली ये वाला फॉर्मूला याद कर लोगे तो इससे एक दो फॉर्मूले और बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूला भी छोड़ के मैं कहूंगा सिर्फ ये तीसरा फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला याद करो, और इसी से जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो वाला फॉर्मूला बना दिया है, वो याद कर लो बस। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों से मुझे एक चीज समझ आ गई कि टीवी की पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट है। बस चेंज कहाँ हो रहे हैं? यहाँ T1 V1 कर दो, वहां T2 V2 कर दो, एक ही बात है ना। गामा माइनस वन चेंज चेंज नहीं हो रही है, उसकी पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट रह रही है ना। अगर मैं सेम चीज अगर प्रेशर के केस में देखूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के केस से, यहां से, तो प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूं? प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के। या फिर मैं कहूं पीवी की पावर गामा भी तो कांस्टेंट है ना। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, इसका मतलब वी को मल्टीप्लाई कर दो, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करूंगा तो प्रेशर लगा सकता हूँ, पीवी की पावर गामा हो जाएगा, बस यही तो हो रहा है। एक तरीके से ऐसे देखो ना, टेम्परेचर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? पी इंटू वी। ठीक है, यहाँ से पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से टेम्परेचर को पी इंटू वी पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पी इंटू वी लिखूंगा तो एक वी से ये वाली पावर कट जाएगी, तो पीवी की पावर गामा बचेगी। कैसे? देखो, वी की पावर गामा माइनस वन का मतलब है वी की पावर गामा अपॉन वी, ऐसे। और यहाँ पर टी की वैल्यू अगर मैं पीवी रखता हूँ तो वी से वी कट गया तो पीवी की पावर गामा बचा। सिंपली, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। देखो, थोड़ा सा आपको देखने में समझने में दिक्कत होगी फर्स्ट टाइम में, थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के हैं भी, कि आपको थोड़ा सा लगेगा। और आज की इस वीडियो में क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचेगा, मुझे लगता नहीं है मैं इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन करवा पाऊंगा, लेकिन वर्क डन का तो एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। वर्क डन का तो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आता ही आता है। इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, क्योंकि इसको रिलेट करेंगे किसी ना किसी प्रोसेस के साथ में, तो वहां पर मैं इसके क्वेश्चन डायटोमिक मोनो एटोमिक वाले आपको करवा दूंगा, लेकिन उसका क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद करके चलो। और पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है, टीवी की पावर गामा माइनस वन कांस्टेंट है, इसी दो फॉर्मूले से आप बहुत सारे फॉर्मुलाज बनाओगे। जैसे P1 V1 की पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा, क्योंकि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट थी। ठीक है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। किसमें? रिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस में। इरिवर्सिबल हमने देख लिया था, रिवर्सिबल हमने देख लिया।
और वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, P2V2 अपॉन वो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आप ध्यान रख के चलो, ये फॉर्मूला आ गया हमारा वर्क डन का। वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला हमने पीवी से निकाला, पी डेल्टा वी होता था, है ना, यहाँ पर। लेकिन जब हम गामा को भी लेके चल रहे हैं तो अपॉन में बस क्या किया हमने, गामा माइनस 1 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, क्योंकि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है। यहाँ पर आ रहा है P1V1 की पावर गामा, P2V2 की पावर गामा, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ा किससे, गामा माइनस 1 से। ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है शायद, ये एक क्वेश्चन है या फिर एक दो क्वेश्चन और भी थे ना इससे पहले, कहाँ गए वो। चलो पहले यही वाला देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस विद अ स्पेसिफिक हीट रेशियो गामा इक्वल्स 1.4 एक्सपेंड्स रिवर्सेबली एंड एडियाबेटिकली, ये ध्यान रखो, रिवर्सेबली एंड एडियाबेटिकली बोला है, फ्रॉम एन इनिशियल प्रेशर P1 ऑफ 2 एटमोस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेयर एंड फाइनल प्रेशर ऑफ 8.2 लीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है वो मैं बताता हूँ, फिर आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा। जैसे गामा दिया है यहाँ पर 1.4 और प्रेशर P1 दिया है 2 एटमोस्फेयर और प्रेशर P2 दिया है मेरे को, कितना दिया है, 1 एटमोस्फेयर दिया है ना। P1 के साथ V1 कितना दिया था, V1 P1 2 एटमोस्फेयर है तो V1 5 लीटर है, ठीक है। इसमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन होने वाली है इसलिए पहले ही रेडी रहो। और V2 कितना दिया, 8.2 लीटर, ठीक है। और कुछ दिया है क्या, वर्क डन निकालना है। और गामा 1.4 है, यानी डायटोमी के वैसे भी समझ सकते हो, CP अपॉन CV होता था गामा, और इसके लिए होता था 7/2R। नहीं भी दिया होता तो मैं बता रहा हूँ कैसे निकालना है, ये 5/2R कैंसल आउट होके 7/5 या फिर 1.4 होगा, ये मैंने बता ही दिया था कैसे निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। फॉर्मूला कौन सा है, देखो फॉर्मूला ये वाला है, W इक्वल्स टू, मैं पीछे दिखा भी देता हूँ, मैंने करवाया ना, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, या माइनस करके आप P1V1 माइनस P2V2 माइनस 1 निकाल के भी लगा सकते हो। आपको यही वाला लेना है तो ऐसे ही लिख लो, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व ज्यादा करना पड़ेगा, ये तो है। जैसे P2 कितना है आपका 1 इंटू V2 कितना है 8.2 माइनस P1 कितना है 2 इंटू V1 कितना है 5 डिवाइडेड बाय गामा कितना है 1.4 माइनस 1। इसमें देखो 8.2 माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस 1.8 अपॉन 1.4 माइनस 1, ये 0.4 हो जाएगा। सॉल्व करो कितना आया, सॉल्व करके जल्दी से बता दो। तो देखो इसको सॉल्व करो कितना आया, और इसमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो ये लीटर एटमोस्फेयर में आएगा, ये लीटर एटमोस्फेयर में आएगा, मुझे जूल में निकालना है, तो 101.3 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। ये इनटू में करने के बाद आपको आंसर निकालना है, लीटर एटमोस्फेयर में मत निकाल देना, क्योंकि वर्क डन पूछा था जूल में, ये बात याद रखो। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा है तो आप लीटर एटमोस्फेयर में लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको MCQ क्वेश्चन है उसमें लीटर एटमोस्फेयर में दिया है वहीं तक सॉल्व करो। लेकिन अगर बोला इन जूल, और अगर आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है कि जो आंसर्स दिए हुए हैं वर्क डन के वो जूल में दिए हुए हैं, तो आपकी मजबूरी है, आपको उसको जूल में लिखना ही होगा,
101%। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 4.5 समथिंग, और इसमें मल्टीप्लाई किया 4.5 इंटू 100 तो 450 के ऊपर आएगा, और 0.1 ले लिया तो 455 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आ गया -455 पॉइंट समथिंग जूल। चेक कर लेना कितना आ रहा है। वैसे मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर में देख लेता हूँ। 455.9 कुछ दिखा रहा है, -455.9 या 0.85 कुछ आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, मुझे इससे इतना कोई मतलब नहीं है क्या आ रहा है। ठीक है, मेरे को इससे वाकई में कोई मतलब नहीं है कि कितना आ रहा है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, बस बात खत्म। मेरे को तो वही करना था बस। जल्दी बताओ, जल्दी से। क्लियर है कि नहीं है? अरे बताओ ना। इस टाइप के देखो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और पेपर में आप गलत करके आते हो। मुझे पता है क्यों गलत करके आते हो, क्योंकि प्रैक्टिस आप करते ही नहीं हो। आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही नहीं आपसे तो थर्मोडायनेमिक्स तो आपका गया समझो। थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री। ये आप मान के चलो, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आता है। तो अगर आप यहाँ पढ़ लेते हो तो फिजिक्स में भी यूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा वर्क डन का लेना होता है, माइनस प्लस का ही चक्कर है कि वहां पर वर्क डन बाय द गैस तुम पॉजिटिव लेते हो, यहाँ नेगेटिव लेते हैं, तो उतना ही तो डिफरेंस है बस। तो अगर आप थोड़ी सी चीजें समझ लो तो आपके लिए काम आसान हो सकता है। हो सकता है ना। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इरिवर्सेबल एडियाबेटिक प्रोसेस। चलो रिवर्सेबल तो गए हो, अब आ गया इरिवर्सेबल प्रोसेस। इरिवर्सेबल प्रोसेस कौन सा है? जो रिवर्स ना हो सके, जो रिवर्सेबल नहीं होगा। और ये फाइनाइट प्रोसेस है, ये इनफाइनाइट लॉन्ग नहीं होता। इसकी स्पीड इतनी नहीं होती है कि ये होता ही रहेगा, इनफाइनाइट लॉन्ग प्रोसेस है। ये तो फाइनाइट प्रोसेस होता है हमारा, और इसमें हमें एंट्रोपी चेंज भी देखने को मिलेगी। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगी? एंट्रोपी चेंज देखने को मिलेगी। एंट्रोपी अभी आप आगे पढ़ोगे जब आप सेकंड लॉ पे पहुंचोगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उस पे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन आप गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ोगे। इसमें अभी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ये चैप्टर तो लंबा चलेगा, इसमें लग जाएंगे काफी लेक्चर्स। तो बहुत बड़ा लेक्चर है, अभी आप टेंशन मत लो। अभी आपको लग रहा होगा कि हमने कितना सारा पढ़ लिया है, दिमाग घूम गया है, तो अभी आपने कुछ भी नहीं किया है मेरे दोस्त। अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी तो आप देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। तो देखो W का फॉर्मूला हो गया -P एक्सटर्नल इंटू डीवी, या फिर -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी क्या होता है? V2 माइनस V1 होता है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब मेरे को ये एक चीज तो पता है कि यार एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ हो ना हो Q तो जीरो होता है, यानी कि हीट ना ही एंटर कर सकती है, हीट ना ही जा सकती है, यही तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो डी क्यू बोलूं या फिर क्यू बोलूं, वो तो जीरो है, वो तो जीरो है। तो डेल्टा यू किसके बराबर आता था? यानी डेल्टा यू किसके बराबर आता था? वर्क डन के बराबर आता था एडियाबेटिक प्रोसेस में, यही होता था ना। मैंने बहुत पहले, याद करो, आपको ये बताई थी चीज। और वर्क डन किसके बराबर आ गया? वर्क डन आ गया डेल्टा यू के बराबर। अब ये डेल्टा यू का फॉर्मूला हम बताएंगे। अब हम डेल्टा यू का फॉर्मूला बताएंगे, एनसीवी डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा यू का फॉर्मूला हम लिखते हैं एनसीवी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है। तो वर्क डन भी तो इतना ही हो गया है, क्योंकि वर्क डन किसके बराबर आ रहा था? डेल्टा यू के बराबर आ रहा था। वर्क डन डेल्टा यू के बराबर है, तो यानी इसको भी मैं एनसीवी डेल्टा टी लिख सकता हूं। बोलो जल्दी। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे, एनसीवी डेल्टा टी लिख के। अब सीवी का भी अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, इसको और भी चेंज कर सकते हैं। सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी का फॉर्मूला होता है आर अपॉन गामा माइनस वन, और उसको यहाँ पुट कर दो सीवी की जगह, आर अपॉन गामा माइनस वन, तो कितना आ जाएगा? एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस वन। ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं ना। और इसी से अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला निकालूं तो वो हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस वन। ये वही रहेगा जो पहले लिखा था, ये तो वही का वही है, तो इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इस पे मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया आपको, इसमें मैंने क्वेश्चन करवाया ना। ये आइडियल गैस के लिए, यानी कि हमारा आइडियल गैस यानी रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए भी चल जाता है, तो यहाँ पर भी हम यूज कर लेंगे। मेन जो फॉर्मूला है अभी हमें ये वाला याद रखना है।
और अगर मुझे सीवी निकालने को दिया, अगर सीवी नहीं दिया है गिवन, तो मैं, अगर गामा दिया है तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, या गामा सीपी दिया है तो भी मैं सीवी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक रिलेशन हमने पढ़ा था, मेयर्स रिलेशन, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। तो देखो इस चैप्टर में ना फॉर्मूलाज बहुत सारे आएंगे, और हर फॉर्मूला एक दूसरे से कोरिलेट कर रहा होगा, आप देखोगे। ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि एक फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे आपको मिल गया जिसका कोई रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, और वो हम पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। ये चैप्टर हार्ड ही इसीलिए है क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज हार्ड है। समझ पा रहे हो? तो देखो, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने ऊपर मतलब कंट्रोल करने से मेरा मतलब है कि दिमाग पे, मन को फोकस करके चलना होगा, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपको, कह सकते हैं ना, दिन में तारे दिखा दे ऐसा चैप्टर है। बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर। आप, मैं बता रहा हूं ना, कि अगर आपने इसको नहीं पढ़ा ढंग से, तो ये आपको नींद में भी परेशान कर दे ऐसा चैप्टर है। तो इन सबको याद करो, इस फॉर्मूला को अभी के अभी याद करो जल्दी से। आपके पास सिर्फ 2 मिनट में दे रहा हूँ, समय बहुत कम है, मुझे भी लेक्चर को खत्म करना है जल्दी से। और ये वाले जो फॉर्मूलाज है ना, ये वाले फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं आपको इतना जोर दे रहा हूँ, वरना इतना जोर क्यों देना होता अगर ये इंपॉर्टेंट ना होते तो। चलो आगे बढ़े। ये वाला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, इसको कर दोगे तो आप, मैं मान जाऊंगा आप धुरंधर बन गए हो। अभी मूवी भी चल रही है ना धुरंधर, अगर आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो मैं सही में मान जाऊंगा आप धुरंधर हो, आप नीट क्लियर कर लोगे, आपकी तैयारी परफेक्ट है। देखो करना क्या है, 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, मोनो एटॉमिक गैस, आइडियल में भी मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, जिसका सीवी हमें गिवन है 12.47, एक्सपेंड एडियाबेटिकली, द टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप्स फ्रॉम 350 टू 250 केल्विन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन दिस प्रोसेस। वर्क डन बाय द गैस निकालना है, डब्ल्यू निकालना है यानी कि, और वो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, ड्रॉप हुआ है, ठीक है, तो ड्रॉप हुआ है वैसे ही मैंने माइनस लगा दिया है। अब देखो, मोल्स कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, तो एन की वैल्यू लिखते हैं, चलो ऊपर एन की वैल्यू 4 है, सीवी की वैल्यू भी गिवन है 12.47, ठीक है, और डेल्टा टी आ जाएगा हमारा T2 माइनस T1, यानी कि इसमें T2 गिवन है 350 केल्विन, T1 गिवन है 250 केल्विन। तो ध्यान से देखो, सीवी कितना था, 12.47। और मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं भी गिवन होता, क्योंकि सीवी आपको पता होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2 आर है। 3/2 आर का मतलब कितना हो गया, 1.5 इंटू आर, और आर की वैल्यू होती है 8.314। तो ऐसे भी आप मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा 12.47, टैप करके देख लो। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन भी नहीं होता, बस ये बोल दिया होता ना मोनो एटॉमिक गैस है, सीवी की वैल्यू नहीं भी दी होती, तो भी आप सीवी की वैल्यू निकाल सकते थे। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, टेक्निक बता दिया है, ठीक है ना। अब डेल्टा टी कितना होता है आपका, 350 माइनस 250, सॉल्व कर दो जरा इसे। ये हो गया 100। अब देखो ये हो गया 400 इंटू 12.47, 400 इंटू 12.47, ये आ गया -4। अब फिर से मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा यार, इसमें कैलकुलेटर की बहुत नीड पड़ रही है इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले थर्मोडाइनेमिक्स में वैसे ज्यादातर पढ़ ही रही है। देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, कैलकुलेटर है मेरे पास हाथ में। 4 इंटू 12.47 इंटू 100, 4988। कितना आया, सॉल्व करके आया मेरा पूरा प्रॉपर जो आ रहा है 4988 आ रहा है। चलो, ठीक है ना।
तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। समझ में आ गया? एक बार देख लो क्वेश्चन, जिसको समझ में नहीं आया एक और बार समझा देता हूँ। देखो, 4 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस लिए थे, सीवी की वैल्यू गिवन थी। एक्सपेंड एडियाबेटिकली, कैसा हो रहा है? एडियाबेटिकली। वैसे इसमें इरिवर्सिबली रिवर्सिबली भी देना चाहिए था। अभी हम इरिवर्सिबली का केस कर रहे हैं तो इसलिए हमें पता है कि इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन वैसे इसमें गिवन होना चाहिए था। वो चीज गिवन नहीं है, थोड़ी सी चूक इनसे हो गई है क्वेश्चन देने में, ये तो समझ आ गया। The temperature of the gas drops from 350 Kelvin to 250 Kelvin. Calculate the work done by the gas in this process. मुझे निकालना क्या है? वर्क डन बाय द गैस निकालना है कि गैस ने उसके ऊपर, गैस के थ्रू उस पर कितना वर्क किया गया। तो देखो, T2 गिवन है, T1 गिवन है, ठीक है। उसके अलावा CV गिवन है, उसके अलावा मोल्स गिवन है। मोल्स कितने हैं? N=4 है। तो मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया? NCV डेल्टा T, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में W डेल्टा U के बराबर होता है और डेल्टा U का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है। तो वही फॉर्मूला तो मैंने यूज किया है। और क्या किया है मैंने? बताओ बताओ जल्दी, और क्या किया है? कुछ नया तो मैंने किया नहीं, अपने से खुद से तो किया नहीं मैंने, तो जो फॉर्मूला है उसी को यूज किया है, फॉर्मूला को अप्लाई किया है और यहाँ पर मैंने उसको सॉल्व किया है। ठीक है, मैंने सीवी कैसे निकालना है अगर गिवन ना हो ये भी बता दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है ना, 3 होती है, तो ये हो जाएगा 3/2R। ठीक है, और 3/2R का मतलब है आर की वैल्यू मुझे पता है 8.314, सॉल्व करके इतना ही आ जाता। तो अगर ये चीज गिवन नहीं भी होती तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है ना? आई थिंक हो गया है। हाँ, तो चलो, बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की रही, बहुत मजा आया। बहुत सारे क्वेश्चन किए आज तो हमने, आज तो मतलब मुझे लगता है हमने क्वेश्चंस की झड़ी लगा दी। इतने क्वेश्चंस शायद ही हमने कभी किसी लेक्चर में किए हों जितने हमने आज कर लिए। और सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको टाइम भी दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने कहा कि चलो यार मैं करवा देता हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा जो भी होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपको करवाए, एक एक क्वेश्चंस की मैंने ऐसे प्रैक्टिस करवाई है ना आपको, कि आपको खुद लगेगा कि हाँ भाई मतलब मजा आ गया। और अब जो है ना, अब मैं बता दूं, मैं खुद बोलते बोलते थक गया हूँ वैसे। ओ गॉश, मतलब ऑनलाइन में क्या है ना कि अगर आप 1-1.5 घंटा भी हो तो आप बोले ही जा रहे हो, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आपको रुकने को नहीं मिलता है, आपको आराम नहीं मिलता है। ठीक है, स्टूडेंट से इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा वैसे लगता है, अजीब सा वियर्ड लगता है। बट ये स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये टीचर से ज्यादा मुझे लगता है ना, ऑनलाइन अगर मीडियम किसी के लिए बेनिफिशियल है तो वो स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब स्टूडेंट्स इसमें बहुत फायदा उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा। सिंपल सी बात है ना यार, देखो आप घर बैठे क्लास कर सकते हो, घर बैठे आपको वो नॉलेज मिल रही है जिसके लिए आपको बाहर भटकना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका बेनिफिट तो हो रहा है। बेनिफिट नहीं हो रहा होता तो इतने बच्चे ऑनलाइन में नहीं जुड़ रहे होते। इतने बच्चे ऑनलाइन में जुड़ने का मतलब ही यही है कि उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा है। तो ये तो रही ये वाली बात। अब हाँ, कुछ और बात मुझे करनी थी। आप सब कमेंट करके और लाइक करके बताया करो यार कैसी लगी वीडियो, तभी तो हमें समझ आएगा। और हेट कमेंट तो किसी भी टीचर पे नहीं करना। ये तो मैं अपने लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। ये तो आपको किसी भी टीचर पे हेट कमेंट करना ही नहीं है, वो तो बहुत गलत बात हो जाती है। वो करने का मतलब तो ये हुआ कि आप मतलब बहुत ही खराब अपनी माइंडसेट, अपनी बहुत ही खराब स्थिति दिखा रहे हो कि आप टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, वो तो आपके लिए ही नेगेटिव है, किसी और के लिए नहीं, वो आपके खुद के लिए बहुत नेगेटिव है। तो वो चीज तो आपको नहीं करनी है। लेकिन आप सजेशन हमें दे सकते हो, सजेशन देने के लिए कौन मना कर रहा है। आप सजेशन दो, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको लेक्चर में क्या कमी लगी वो भी बता सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि आप ये बता सकते हो, क्योंकि आप लिख के तो बता ही सकते हो ना। लिखने में कितना देर लगती है? 2 मिनट 3 मिनट, है कि नहीं? तो वो आप हमें बताते चलो कैसा आपको, और लेक्चर और क्या आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर चाहिए। जैसे कि अभी 11th का हमारा फिजिकल खत्म हो जाएगा, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के बाद आप बताओ कि मुझे ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी चाहिए या फिर मुझे 12th की फिजिकल स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ 12th के फिजिकल वाले भी हैं, मतलब 12th वाले भी हैं नीट के, जो चाहते हैं कि, और 100% चाहते होंगे कि मैं 12th की फिजिकल भी स्टार्ट कर दूं, या फिर 12th की ही मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दूं, या 11th की ऑर्गेनिक स्टार्ट करूं। क्या करना है आप बताओ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट में लिख के बताओ नेक्स्ट सीरीज किस टॉपिक पे लाएं या फिर किस चैप्टर पे, या अगर आपको कोई, अगर नीट से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता दो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो भी मैं ट्राई करूंगा बनाने की। ठीक है ना? जैसे भी होगा मैं कर लूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। और थोड़ा सा वीडियोस को पूरा देखने का प्रयास करो।
अगर आपको लगता है टाइम की कमी है तो आप उसको 1.25 1.5 की स्पीड पे बढ़ाकर भी देख सकते हो। मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो मोटिव ये है ना कि बच्चे पूरी वीडियो देखे। अगर वो पूरी वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वो मेरा लॉस है। किसका लॉस है? मेरा खुद का लॉस है। क्योंकि मैंने क्या किया फिर तो वही बात हुई, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आना, वही वाली बात हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।